आज मैं न्यायपालिका की स्वतंत्रता यानी इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशियरी जैसे महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करूंगा, जो कि प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है और आपके प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो आइए शुरू करते हैं। न्यायपालिका की स्वतंत्रता क्यों जरूरी है? तो न्यायपालिका की स्वतंत्रता से तात्पर्य है कि न्यायालय दबाव मुक्त होना चाहिए, उस पर किसी प्रकार का दबाव नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर न्यायपालिका किसी के दबाव में कार्य करेगी तो वह न्याय नहीं कर पाएगी। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि न्यायपालिका सरकार के 3 अंग होते हैं, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। उनमें सबसे महत्वपूर्ण अगर कोई है तो न्यायपालिका ही है। और न्यायपालिका आवश्यकता पड़ने पर अन्य अंगों को, जैसे विधायिका है, कार्यपालिका है, उनको समय समय पर निर्देश भी देती रहती है। अन्य अंगों के कार्यों का पुनरीक्षण भी करती रहती है कि आपने कितना कार्य किया। ये भी कार्य न्यायपालिका का है। कहा जाता है कि अधिकारों का संरक्षण, मूल अधिकारों के संरक्षण की मूल जिम्मेदारी न्यायपालिका पर ही है। यानी कि जिसका कोई नहीं उसका तो खुदा है यारों। अगर कार्यपालिका, विधायिका द्वारा उन कार्यों को नहीं किया जाता है तो मूल रूप से उस कार्य को न्यायपालिका को करना पड़ता है। कर्तव्य पालन में पूर्ण रूप से स्वतंत्र एवं राजनीतिक दबाव से मुक्त रहे, तभी न्यायपालिका न्याय कर पाएगी। तो इस तरह से न्यायपालिका का स्वतंत्र होना अति आवश्यक है। दोस्तों, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि राज्य के लिए जनसंख्या का होना जरूरी है, निश्चित भूभाग का होना जरूरी है, संप्रभुता का होना जरूरी है, आंतरिक संप्रभुता और बाह्य संप्रभुता दोनों होना जरूरी है, इंटरनल सॉवरेंटी एंड एक्सटर्नल सॉवरेंटी, और सरकार का होना जरूरी है, तभी राज्य की स्थापना हो सकती है। अब अगर सरकार की बात करें तो सरकार के 3 अंग हैं, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। अब हम लोग आज जो विचार करने वाले हैं न्यायपालिका पर करने वाले हैं। भारतीय संविधान की अगर चर्चा करें तो भारतीय संविधान में जो न्यायपालिका की व्यवस्था दी गई है वो है, उच्चतम न्यायालय के बारे में प्रावधान दिया गया है अनुच्छेद 124 में। उच्च न्यायालय के बारे में प्रावधान 214 अनुच्छेद 214 में दिया गया है। वहीं जिला न्यायालय से संबंधित प्रावधान अनुच्छेद 233 में दिया गया है। अब न्यायपालिका की स्वतंत्रता की अगर चर्चा करें तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि अन्य देशों में न्यायपालिका की स्वतंत्रता से संबंधित क्या प्रावधान है। तो हम लोग देखेंगे इंग्लैंड में क्या प्रावधान है। तो इंग्लैंड में सन 1907 ईस्वी के पूर्व की स्थिति ये थी कि न्यायाधीश अपना पद क्राउन की अनुकंपा पर धारण करते थे तथा क्राउन के द्वारा, क्राउन मतलब राजा जो होता था, उसकी अनुकंपा पर धारण करते थे और उसी के द्वारा हटा भी दिए जाते थे। यानी उनकी स्थिति अन्य अंगों के समान विधायिका और कार्यपालिका के ही समान थी। यहाँ हैम्पटन वाद आया, इसे सिप मनी केस के नाम से भी जाना जाता है। इसमें 12 न्यायाधीश थे, जिसमें से 7 न्यायाधीशों ने क्राउन के पक्ष में निर्णय दिया था तथा कहा था, 12 में से 7 न्यायाधीशों ने, यानी बहुमत का निर्णय था, न्यायाधीशों ने निर्णय देते हुए कहा था कि राजा ही कानून है। यानी न्यायपालिका हमेशा क्राउन के अधीन थी। एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1701 यानी 1701 में प्रावधान था, सन 1616 ईस्वी में किंग बेंच के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति को हटा दिया गया था और इसके पश्चात न्यायपालिका के संरक्षण के लिए एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1701 बनाया गया था। यानी न्यायपालिका को स्वतंत्र करने की मुहिम 1701 से शुरू हो गई थी। लॉर्ड डेनिंग ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक द रीड ऑफ जस्टिस में लिखा है, न्यायपालिका की स्वतंत्रता से तात्पर्य केवल उनकी पदावधि की सुरक्षा से नहीं है, वरन ऐसी सुरक्षा से है जिससे वे अपने बौद्धिकता एवं आत्मिक विवेक का प्रयोग कर सके। अब हम लोग कनाडा में स्थिति देखेंगे तो कनाडा में संघीय कार्यपालिका ही न्यायाधीशों को नियुक्त करती थी, यानी
कार्यपालिका का दबाव न्यायपालिका पर हमेशा बना रहता था। अमेरिका की बात करें तो अमेरिका में न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है तथा नियुक्ति को रद्द करने की शक्ति सीनेट को प्राप्त होती है। ध्यान रहे, भारत में न्यायिक व्यवस्था यानी न्यायपालिका का प्रावधान अमेरिका से ही लिया गया है। अगर भारत की बात करें तो पहले जब संविधान बन रहा था तो संविधान सभा में इस विषय पर बहस हुई कि न्यायपालिका का प्रावधान किस तरह से रखा जाए, क्योंकि हमें न्यायपालिका को स्वतंत्र बनाना था, इस पर ध्यान रखना जरूरी था। केटी शाह ने अपना मत व्यक्त करते हुए कहा कि न्यायपालिका को पूर्ण रूप से कार्यपालिका एवं विधायिका से अलग किया जाना चाहिए तथा संविधान के अनुच्छेद 102 क में इसे जोड़ने की मांग भी उन्होंने किया था। केटी शाह ने संविधान सभा में किया था, लेकिन उनकी मांग को स्वीकार नहीं किया गया। अंत में संविधान के अनुच्छेद 50 में कार्यपालिका से न्यायपालिका को पृथक करने का प्रावधान जोड़ा गया, लेकिन ध्यान रहे अनुच्छेद 50 में विधायिका का कहीं भी जिक्र नहीं है, तो विधायिका को इससे अलग कर दिया गया, कार्यपालिका से न्यायपालिका को अलग किया गया था। एससी धालवाल बनाम हिमाचल प्रदेश के राज्य में उच्च न्यायालय हिमाचल प्रदेश के बाद में न्यायालय ने निर्णित करते हुए कहा कि संवैधानिक योजना का उद्देश्य न्यायपालिका की स्वतंत्रता को सुनिश्चित करना है, क्योंकि न्यायपालिका भारतीय लोकतंत्र का प्राचीर है। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि भारत में न्यायपालिका की स्वतंत्रता पर विशेष बल दिया गया। निम्नलिखित मामलों में भारत की न्यायपालिका स्वतंत्र होती है, जिसे बिना किसी विधायी या कार्यपालिकी दबाव के वह स्वतंत्र रूप से न्यायिक कार्य कर सकती है। ऐसे प्रावधान हमारे संविधान में दिए गए हैं जिसमें कि न्यायपालिका स्वतंत्र होती है और उस पर कार्यपालिका और विधायिका का कोई दबाव नहीं होता है। तो वो कौन कौन से मामले हैं जिसमें न्यायपालिका स्वतंत्र होती है, एक एक कर चर्चा हम लोग करेंगे। जैसे न्यायाधीशों की नियुक्ति के मामले में, न्यायाधीशों की पदावधि की संरक्षा के मामले में, यानी कितने दिन तक वो अपने पद पर रहेंगे, इस पर वो दबाव मुक्त होते हैं। न्यायाधीशों के वेतन भत्ते आदि के बारे में उन्हें स्वतंत्रता होती है। संसद उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता को बढ़ा तो सकती है, लेकिन उसे कम नहीं कर सकती है। यहाँ भी न्यायपालिका विधायिका से स्वतंत्र है। कार्यपालिका से न्यायपालिका को पृथक किया गया है, अभी हम चर्चा कर रहे थे अनुच्छेद 50 में। किसी न्यायाधीश के अपने कर्तव्य पालन में किए गए आचरण पर संसद में चर्चा नहीं हो सकती है, ऐसा प्रावधान संविधान में दिया गया है। यानी विधायिका के प्रभाव से मुक्त रखने का प्रयास न्यायपालिका को किया गया है। अवमानना के लिए दंड देने की शक्ति न्यायपालिका को है। अगर कोई न्यायपालिका की अवमानना करता है तो उसके लिए न्यायपालिका दंड दे सकती है। और न्यायाधीशों के अवकाश के बाद, रिटायरमेंट के बाद फिर से प्रैक्टिस करने पर रोक लगा दिया गया है। कुछ प्रतिबंधों के साथ वो प्रैक्टिस कर भी सकते हैं, अभी हम उसकी चर्चा एक एक कर करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम लोग चर्चा करते हैं न्यायाधीशों की नियुक्ति के मामले में। न्यायाधीशों की नियुक्ति भी बड़ा महत्वपूर्ण विषय है और इस पर भी आपसे प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो आइए हम लोग सबसे पहले चर्चा करते हैं। अनुच्छेद 124 में उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति के बारे में प्रावधान दिया गया है। ध्यान रहे, संविधान संशोधन 2019 के द्वारा अब उच्चतम न्यायालय में कुल 34 न्यायाधीश होंगे, जिसमें कि एक भारत के मुख्य न्यायाधीश CJI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और 33 अन्य न्यायाधीश होंगे। कुल सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या 33 + 1 34 है। अब मुख्य न्यायाधीश यानी CJI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की नियुक्ति कैसे होती है? तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। ध्यान रहे, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के बाद में 1973 का मामला था और ऐसा प्रावधान था कि CJI की नियुक्ति यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की नियुक्ति जो है वो राष्ट्रपति, जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश हैं उनमें जो वरिष्ठ न्यायाधीश होता था उसे ही वो CJI यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यानी मुख्य न्यायाधीश बनाते थे। लेकिन केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य में 1973 का मामला आया। 25 अप्रैल 1973 को
ये 22 वर्ष की परंपरा को इंदिरा गांधी की सरकार ने तोड़ दिया। ध्यान रहे, जब से भारत स्वतंत्र हुआ था तब से यही रीति रिवाज चला आ रहा था कि जो उच्चतम न्यायालय का वरिष्ठ न्यायाधीश होगा उसे ही CJI यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया मुख्य न्यायमूर्ति बनाया जाएगा। लेकिन 1973 में 22 वर्ष की परंपरा को इंदिरा गांधी की सरकार ने तोड़ दिया और सरकार के निर्देश पर जो चौथे नंबर के वरिष्ठ न्यायाधीश थे उनको मुख्य न्यायाधीश बना दिया गया। ध्यान रखिए कि यहाँ विधायिका का दबाव न्यायपालिका पर चल रहा था या कार्यपालिका का दबाव विधायिका पर था, जिसके कारण न्यायाधीशों की नियुक्ति में इंटरफेयर किया जा रहा था। तो पहले नंबर पे जबकि JM सेलट थे, दूसरे नंबर पे KS हेगड़े थे, तीसरे नंबर पे SN ग्रोवर थे और चौथे नंबर पे अजीत नाथ राय थे। इंदिरा गांधी की सरकार ने सीधे सीधे चौथे नंबर के न्यायाधीश को यानी श्री अजीत नाथ राय जी को मुख्य न्यायाधीश भारत के CJI के रूप में नियुक्त कर दिया। ये जो तीनों ऊपर के न्यायाधीश थे वो न्यायपालिका में हस्तक्षेप के कारण, कार्यपालिका के हस्तक्षेप के कारण तीनों न्यायाधीशों ने अपना त्यागपत्र दे दिया, यानी JM सेलेट, KS हेगड़े और SN ग्रोवर ने त्यागपत्र दे दिया। लेकिन सरकार ने न्यायालय में अपना पक्ष रखा। उन्होंने कहा, इंदिरा गांधी की सरकार ने न्यायालय में अपना पक्ष रखते हुए कहा कि सरकार द्वारा ये गलत नहीं किया गया है, क्योंकि संविधान में ऐसा कोई उपबंध नहीं दिया गया है, कोई प्रावधान नहीं दिया गया है कि वरिष्ठ न्यायाधीश को ही CJI बनाया जाएगा, मुख्य न्यायाधीश बनाया जाएगा। ये इंग्लैंड की परंपरा और अमेरिका की परंपराओं को ध्यान में रखते हुए हम लोग ऐसा कर रहे थे। तो इंदिरा गांधी की सरकार ने कहा कि संविधान में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है, इसलिए हम किसी भी न्यायाधीश को मुख्य न्यायाधीश बना सकते हैं। उन्होंने कहा कि विधि आयोग 1956 की सिफारिश में भी ये कहा गया कि जो सबसे योग्य हो उसे ही मुख्य न्यायाधीश बनाया जाना चाहिए। उन्होंने अन्य देशों के प्रावधानों को भी बताया कि अन्य देशों में भी ऐसा होता है, जरूरी नहीं है कि जो वरिष्ठ हो उसी को मुख्य न्यायाधीश बनाया जाए। उन्होंने कहा कि न्यायाधीशों का सामाजिक दर्शन भी देखना चाहिए, उनके जजमेंट को भी देखना चाहिए, जो अच्छा हो उसे ही मुख्य न्यायाधीश बनाया जाना चाहिए। और उन्होंने इंदिरा गांधी की सरकार ने कहा कि न्यायाधीशों जनरली होता क्या है कि जो मुख्य न्यायाधीश होता है उसका समय कम होता है, तो हमें ऐसे व्यक्ति को भारत का CJI यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनाना चाहिए जिसका कार्यकाल थोड़ा सा ज़्यादा हो। इसलिए सरकार ने श्री अजीत नाथ राय को CJI बनाया। सरकार ने अपना तर्क रखा। लेकिन उच्चतम न्यायालय एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन बनाम भारत संघ के बाद में 1993 में भारत के मुख्य न्यायाधीश पद पर सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठतम न्यायाधीश को ही नियुक्त किया जाएगा, ऐसा उच्चतम न्यायालय का निर्णय आया। उच्चतम न्यायालय एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन बनाम भारत संघ में। अब ध्यान रखिए, ये तो मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति की बात हो रही थी। अब उच्चतम न्यायालय में अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति कैसे होती है, तो उच्चतम न्यायालय में अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति के बारे में प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124(2) में दिया गया है। उच्चतम न्यायालय में अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से करता है। भारत संघ बनाम साकलचंद, SP गुप्ता बनाम भारत संघ। SP गुप्ता बनाम भारत संघ के मामले को न्यायाधीश स्थानांतरण मामला भी कहा जाता है। इसमें उच्चतम न्यायालय ने, इन दोनों केसों में उच्चतम न्यायालय ने कहा कि राष्ट्रपति चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से यानी भारत के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श करने के लिए बाध्य है। यानी अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति करेगा तो CJI से परामर्श करेगा और परामर्श करने के बाद ही CJI अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति करेगा। लेकिन राष्ट्रपति को मुख्य न्यायमूर्ति ने भारत के चीफ जस्टिस ने क्या परामर्श दिया है उसे मानने के लिए राष्ट्रपति बाध्य नहीं है। अगला केस जो आया, उच्चतम न्यायालय एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन बनाम भारत संघ 1993 में आया था। इसमें निर्णय देते हुए उच्चतम न्यायालय ने कहा कि राष्ट्रपति मुख्य न्यायमूर्ति, भारत के मुख्य न्यायमूर्ति यानी CJI द्वारा दिए गए परामर्श को अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति एवं उनके स्थानांतरण मामले में मानने के लिए बाध्य है।
यानी कि अब राष्ट्रपति उसे ही सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त करेगा, जिसे मुख्य न्यायमूर्ति परामर्श के रूप में सुझाव देगा। इसके बाद इन दी प्रेसिडेंशियल रेफरेंस 1999 का मामला आया उच्चतम न्यायालय में। इसमें कोलेजियम व्यवस्था की गई। राष्ट्रपति अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति एवं स्थानांतरण के मामले में भारत के मुख्य न्यायमूर्ति के परामर्श प्रक्रिया का पालन किए बिना दिए गए परामर्श को मानने के लिए बाध्य नहीं है। ध्यान रखिए कि जो CJI है, यानी भारत के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं, वो क्या करेंगे, एक प्रक्रिया के द्वारा परामर्श करेंगे और परामर्श करने के बाद ही राष्ट्रपति को सुझाव देंगे। अगर बिना परामर्श किए अगर वो राष्ट्रपति को सुझाव देते हैं तो राष्ट्रपति उसे मानने के लिए बाध्य नहीं। भारत के मुख्य न्यायमूर्ति उच्चतम न्यायालय के 4 वरिष्ठ न्यायाधीशों से परामर्श करके ही राष्ट्रपति को अपनी सिफारिश भेजेंगे। यानी कि जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं, उच्चतम न्यायालय के 4 वरिष्ठ न्यायाधीशों से मिलकर परामर्श करेंगे कि किसे उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीश नियुक्त किया जाए, और उनके परामर्श के बाद वो राष्ट्रपति को सिफारिश करेंगे और राष्ट्रपति उसी व्यक्ति को उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीश के रूप में नियुक्त करेगा। ध्यान रखिएगा, उच्चतम न्यायालय एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन में जो कोलेजियम की बात की गई थी, उसमें भारत के मुख्य न्यायाधीश को केवल 2 वरिष्ठ न्यायाधीशों से ही परामर्श करने की व्यवस्था दी गई थी। लेकिन 1999 में इन प्रेसिडेंशियल रेफरेंस का जो मामला आया, इसमें अब भारत के मुख्य न्यायमूर्ति को उच्चतम न्यायालय के 4 वरिष्ठ न्यायाधीशों से परामर्श करके ही राष्ट्रपति से सिफारिश करना था। अब हम चर्चा करेंगे उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति। तो उच्च न्यायालय में भी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश होते हैं। इनकी नियुक्ति के संबंध में प्रावधान अनुच्छेद 217(1) में दिया गया है। किसी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति ही करता है और राष्ट्रपति भारत के मुख्य न्यायमूर्ति एवं उस राज्य के राज्यपाल से परामर्श करके ही राज्य के उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करता है। जैसे अगर राष्ट्रपति को उत्तर प्रदेश के उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायमूर्ति अगर नियुक्त करना है तो वो क्या करेंगे, सबसे पहले भारत के मुख्य न्यायमूर्ति से सलाह लेंगे और मुख्य न्यायमूर्ति के साथ साथ राज्यपाल से, उत्तर प्रदेश के राज्यपाल से सलाह लेंगे और इसके बाद ही किसी व्यक्ति को उत्तर प्रदेश के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति के रूप में नियुक्त करेंगे। अब उच्च न्यायालय में, राज्यों के उच्च न्यायालय में अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति कैसे होती है, तो अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति अनुच्छेद 217 के अंतर्गत ही करते हैं और वो भारत के मुख्य न्यायमूर्ति एवं उस राज्य के राज्यपाल एवं उस राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से करते हैं। अब देखिए, अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति में मुख्य न्यायाधीश जुड़ जाते हैं, यानी कि राष्ट्रपति किससे सलाह लेके करेगा, भारत के मुख्य न्यायाधीश से, उस राज्य के राज्यपाल से और उस उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श करके ही वहाँ अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति करेगा। अब जिला न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति की अगर बात करें तो अनुच्छेद 233 में दिया गया है, जिला न्यायाधीश की नियुक्ति उस राज्य का राज्यपाल उच्च न्यायालय के परामर्श से करता है। अब एक चीज़ ध्यान देने वाली बात है कि जब मोदी जी की सरकार भारत में आई 2014 में, तो इसने भारतीय संविधान में 99वां संविधान संशोधन किया, 1999 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2014। तो 2014 में 99वां संविधान संशोधन हुआ और इसमें प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार ने उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए एक आयोग का गठन किया, राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन। इसका गठन किया और इसके गठन के बाद इसमें एक व्यवस्था दी गई कि कैसे उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाएगी। और यह व्यवस्था जो है भारत के संविधान के अनुच्छेद 124 क में जोड़ा गया। अब इसके द्वारा ऊपर बताई गई व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया है, यानी कि जो कि कोलेजियम व्यवस्था थी उसको समाप्त कर दिया गया और एक नई व्यवस्था को सरकार द्वारा स्थापित किया गया। राष्ट्रपति अब जो
राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग है, इसके सलाह पर उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करेगा। इससे न्यायपालिका की स्वतंत्रता में हस्तक्षेप करना माना जा रहा है। न्यायालय इसे मानता है कि ये विधायिका द्वारा न्यायपालिका में हस्तक्षेप किया जा रहा है। अनुच्छेद 124 क में राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग की बात की गई है और राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग में कुल 6 सदस्य होंगे। इसका जो अध्यक्ष होगा वो उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होगा। इसके जो सदस्य होंगे वो उच्चतम न्यायालय के 2 वरिष्ठतम न्यायाधीश होंगे और जो सदस्य के रूप में होंगे संघ के विधि एवं न्याय मंत्री को भी इसमें रखा गया सदस्य के रूप में। 2 सदस्य और होंगे जो एक समिति द्वारा नामित होंगे। अब ध्यान दीजिए, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एक हो गए अध्यक्ष के रूप में, 2 सदस्य हो गए उच्चतम न्यायालय के वरिष्ठ न्यायाधीश 3 हो गए और एक सदस्य है वो विधि न्याय मंत्री यानी कि कुल 4 हो गए और 2 सदस्य को एक समिति द्वारा चुना जाएगा और उस समिति में कौन कौन रहेगा? जो 2 सदस्यों को चुनेगा वो भारत के प्रधानमंत्री होंगे, दूसरा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे और लोकसभा के विपक्ष का नेता। ये 3 लोग मिलकर 2 सदस्यों की नियुक्ति करेंगे उसमें और इनके द्वारा जो परामर्श दिया जाएगा उसे राष्ट्रपति मानने के लिए बाध्य होगा और उसी व्यक्ति को भारत में न्यायाधीश के रूप में नियुक्त करेगा। ध्यान रखिए कि राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग के माध्यम से ही न्यायाधीशों की नियुक्ति को सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन बनाम भारत संघ 2016 के मामले में उच्चतम न्यायालय ने 16 अक्टूबर 2015 में निरस्त कर दिया। यानी कि मैं पहले ही बता रहा था कि इसे न्यायपालिका की स्वतंत्रता में हस्तक्षेप माना जा रहा था, इसलिए एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन बनाम भारत संघ 2016 का मामला आया और उच्चतम न्यायालय ने 16 अक्टूबर 2015 को ये जो प्रावधान 124 का प्रावधान था उसे असंवैधानिक घोषित किया तथा फिर से पुरानी व्यवस्था को लागू कर दिया, कोलेजियम व्यवस्था को लागू कर दिया। अब भारत के वरिष्ठ अधिवक्ता, उच्चतम न्यायालय के वरिष्ठ अधिवक्ता थे राम जेठमलानी, सभी लोग नाम जानते होंगे। इन्होंने इस पर कमेंट किया जो कि 124 क में प्रावधान लाया गया था न्यायाधीशों की नियुक्ति के बारे में। इस पर बड़ा अजीब कमेंट किया। उन्होंने कहा ये न्यायाधीशों की नियुक्ति से संबंधित जो प्रावधान सरकार ने किया है वो अनुचित है। उन्होंने कमेंट किया कि हमारी विधायिका भ्रष्ट हो गई है जिसके कारण उसे भ्रष्ट न्यायपालिका की आवश्यकता है, जिसके लिए राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग बनाया गया है। यह न्यायपालिका की स्वतंत्रता में बाधक है। तो इस तरह से न्यायपालिका की स्वतंत्रता में जो हस्तक्षेप करने का प्रावधान सरकार द्वारा किया गया उसे उच्चतम न्यायालय द्वारा निरस्त कर दिया गया। अब पदावधि की संरक्षा, ये भी सबसे बड़ी बात है कि न्यायपालिका तभी तक स्वतंत्र रह पाएगी जब उनके पद की अवधि की सुरक्षा उन्हें दी जाएगी। अगर सरकार द्वारा उसे जब चाहे हटा दिया जाए तो कोई भी न्यायाधीश स्वतंत्र रूप से निर्णय नहीं दे सकता है। ऐसा प्रावधान हमारे संविधान के अनुच्छेद 124(4) और अनुच्छेद 217(1) में दिया गया है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश 65 वर्ष तक एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीश 62 वर्ष तक पद धारण करेंगे तथा उनको साबित कदाचार एवं असमर्थता के आधार पर तभी हटाया जा सकता है जब संसद के प्रत्येक सदन के बहुमत एवं उपस्थित एवं मत देने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से पारित समावेदन पर राष्ट्रपति हस्ताक्षर कर देता है, तब उन्हें हटाया जा सकता है। यानी कि बड़ा कठोर प्रक्रिया बनाई गई। इस प्रकार यह प्रक्रिया बहुत जटिल है, कठोर है तथा इससे अब तक किसी न्यायाधीश को हटाया नहीं जा सका। तो आप लोग सोच सकते हैं कि कितना कठोर प्रक्रिया है कि अब तक उससे किसी न्यायाधीश को हटाया नहीं जा सका है। तो न्यायाधीश का पद सुरक्षित है, इसीलिए न्यायाधीशों द्वारा स्वतंत्रतापूर्वक निर्णय दिया जा सकता है, बिना दबाव के निर्णय दिया जा सकता है। तीसरे नंबर की अगर बात करें तो विधायिका न्यायाधीशों के वेतन एवं भत्ते को कम नहीं कर सकती है। अनुच्छेद 125 और 221 में ऐसा प्रावधान दिया गया भारतीय संविधान के कि विधायिका नियुक्ति के पश्चात न्यायाधीशों के वेतन एवं भत्ते में
अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जा सकता है, यानी कि उसे कम नहीं किया जा सकता है। इसके बाद है संसद न्यायपालिका की अधिकारिता को बढ़ा तो सकती है लेकिन उसे कम नहीं कर सकती। तो ध्यान रखिए कि ऐसा प्रावधान अनुच्छेद 138 में दिया गया है कि संसद द्वारा उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता को बढ़ाया तो जा सकता है लेकिन उसकी शक्ति को कम नहीं किया जा सकता। तो इस तरह से न्यायालय संसद के हस्तक्षेप से मुक्त है और वो अपना निर्णय स्वतंत्र रूप से दे सकती है। इसके बाद नंबर 5 है कार्यपालिका से न्यायपालिका को पृथक किया गया है। जैसा कि अनुच्छेद 50 में दिया गया है कि संसद कार्यपालिका को न्यायपालिका से पृथक कर दिया गया है, यानी कार्यपालिका किसी प्रकार का दबाव न्यायपालिका पर नहीं डाल सकती है। लेकिन ध्यान रखिए इसमें विधायिका से न्यायपालिका को अलग नहीं किया गया है, जो अक्सर न्यायपालिका की स्वतंत्रता में बाधक बन जाती है एवं विवाद का कारण बनता रहता है। तो हमारे समझ से विधायिका को भी न्यायपालिका से अलग कर देना चाहिए, क्योंकि न्यायपालिका का स्वतंत्र रहना अति महत्वपूर्ण है। आगे न्यायाधीशों के आचरण पर संसद में चर्चा नहीं होगी। अनुच्छेद 121 में बताया गया है कि उच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के आचरण पर संसद में चर्चा नहीं हो सकती है, बस उसे हटाने का प्रस्ताव लाया जा सकता है और उस पर चर्चा हो सकती है। ध्यान रखिए संसद में और विधानमंडल में क्या होता है, आप लोग देखते हैं एक सांसद दूसरे को कुर्सी फेंक के मारता है, नोटों के बंडल खुल जाते हैं, अभद्र भाषाओं का प्रयोग लोग करते हैं। तो इस तरीके की बातें संसद में होती है। अगर न्यायपालिका को उसमें शामिल कर दिया जाए, न्यायाधीशों के आचरण के बारे में अगर संसद में चर्चा होने लगे तो न्यायाधीशों के बारे में भी भद्दे भद्दे कमेंट किए जाने लगेंगे, जिससे न्यायपालिका दबाव में आ जाएगी और वह स्वतंत्रतापूर्वक निर्णय देने में सक्षम नहीं होगी। इसीलिए न्यायपालिका यानी न्यायाधीशों के आचरण के बारे में संसद में चर्चा नहीं हो सकती है। अगला, अवमानना के लिए दंड देने की शक्ति। अनुच्छेद 129 में और अनुच्छेद 215 में ऐसा प्रावधान दिया गया है कि उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट अपने अवमानना के लिए किसी भी व्यक्ति को दंड देने की शक्ति रखते हैं और यह शक्ति न्यायालयों की स्वतंत्रता एवं निष्पक्षता को सुरक्षित रखने के लिए बहुत जरूरी है। इसका अर्थ यह नहीं है कि न्यायालय या न्यायाधीश की आलोचना नहीं की जा सकती है, लेकिन न्यायालय अथवा न्यायाधीशों की उचित और सत्य आलोचना की जा सकती है। इसके लिए न्यायालय अवमानना के लिए दंड नहीं देगा, लेकिन अनावश्यक उसके निर्णयों पर अगर आलोचना किया जाता है तो न्यायालय अपनी अवमानना के लिए दंड दे सकती है। अगला है रिटायरमेंट के बाद यानी अवकाश के बाद प्रैक्टिस पर रोक लगा दिया गया है। न्यायाधीशों के प्रैक्टिस पर रोक लगा दिया गया है और ऐसा प्रावधान अनुच्छेद 124(7) और अनुच्छेद 220 में दिया गया है। तो अनुच्छेद 124(7) में उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की बात की गई है कि भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर किसी भी न्यायालय में उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश प्रैक्टिस नहीं कर सकेंगे। वहीं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के बारे में प्रावधान अनुच्छेद 220 में दिया गया है। उच्चतम न्यायालय या अन्य उच्च न्यायालय में उच्च न्यायालय के न्यायाधीश प्रैक्टिस नहीं कर सकते हैं। ध्यान रखिए कि उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय में वे प्रैक्टिस कर सकते हैं। उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं अपने न्यायालय में जिस उच्च न्यायालय के न्यायाधीश होते हैं उसमें प्रैक्टिस केवल नहीं कर सकते हैं, बाकी जो उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट में और अन्य उच्च न्यायालयों में वो प्रैक्टिस कर सकते हैं। यानी उत्तर प्रदेश उच्च न्यायालय का अगर कोई न्यायाधीश हो तो उत्तर प्रदेश उच्च न्यायालय में वो प्रैक्टिस नहीं कर सकता है, लेकिन वह सुप्रीम कोर्ट में यानी उच्चतम न्यायालय में और बाकी राज्यों में जैसे बिहार, मध्य प्रदेश और बाकी राज्यों के उच्च न्यायालय में वो प्रैक्टिस कर सकता है। तो इस तरह से हमें पूरा विश्वास है कि आप लोगों को न्यायाधीशों की नियुक्ति और न्यायपालिका की स्वतंत्रता विषय पर सार्वगर्भित ज्ञान प्राप्त हुआ होगा। धन्यवाद।